थोड़ा सा रिवाइज करवा, जिसमें से पहले क्वेश्चन ऐसे कुछ किए थे कि हमारे पास एक ब्लॉक है सिंपल सा, इस ब्लॉक पर हमने ऐसे फोर्स अप्लाई किया तो एक्सीलरेशन कितना होगा और इनके बीच कितना कांटेक्ट फोर्स होगा, ये हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। ठीक है, बट क्वेश्चन आज हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे मान लो ब्लॉक है, इमेजिन करना कि ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास m है, इसका जो वेट होगा नीचे कितना बन रहा होगा mg। ठीक है, हमने फोर्स अप्लाई किया F। क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सीलरेशन कितना होगा, नॉर्मल रिएक्शन कितना बनेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो ठीक mg के इक्वल होगा। अभी की बात करें तो नॉर्मल क्या होगा, mg के बराबर होगा। ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं, जो नॉर्मल होता है एक तरह से mg का रिएक्शन नहीं होता है, बट फिर भी जो कैलकुलेशन होता है एक तरह से कैलकुलेशन ये निकल के आता है कि नॉर्मल जो होता है ना वो ठीक mg के बराबर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन की वैरायटी यहाँ पर थोड़ा हम चेंज करेंगे। इससे पहले भी जैसे वाला क्वेश्चन हम कर लिए, फॉर एग्जांपल हमारा क्वेश्चन ऐसे पूछा है, मास m था, फोर्स हमने ब्लॉक पर ऐसे अप्लाई किया, मेकिंग सम एंगल थीटा ऐसे। ठीक, ये कुछ एंगल थीटा पर हमने फोर्स अप्लाई किया। क्वेश्चन यहाँ पर पूछे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, तो जो बच्चे नॉर्मल के बारे में नहीं जानते वो एक बार कमेंट करके बताएं नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, काफी बच्चों का कमेंट आया कि नॉर्मल रिएक्शन को एक बार अच्छे से समझाया जाए। ठीक है, चलो नॉर्मल पर हम लोग चर्चा करते हैं। और आज की क्लास एक तरह से मान चलो कि नॉर्मल रिएक्शन पर बेस होगी और इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पर कम, बट जब तुम फ्रिक्शन फोर्स पढ़ने जाओगे तुमको फ्रिक्शन का थोड़ा सा आइडिया है समझ में आपको। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पे, म्यू इनटू n के बराबर। नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेशन यहां पर सीखो, इसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर है फ्रिक्शन फोर्स, वहां पर भी नॉर्मल का यूज पूरी तरह से होता है। ये जो फ्रिक्शन होता है ना पूरी तरह से बेस होता है नॉर्मल रिएक्शन पे। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया होता है, तुमसे पूछेगा फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होगा, तो तुम्हारे पास केवल एक चीज की कैलकुलेशन हो, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन होता क्या है, इसको समझने के लिए मैं छोटी सी डेफिनेशन आपको बोल रहे हैं। ठीक है, आप डेफिनेशन लिखते जाओ। नॉर्मल रिएक्शन, अच्छा इसको पहले समझ लो फिर डेफिनेशन, कोई ऐसी बात नहीं कि आप इसको बोर्ड एग्जाम में लिखना तुमको है ना। आप समझो, थोड़ा फील करो नॉर्मल रिएक्शन होता क्या है। इसे मान लो ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m था, फोर्स कितना अप्लाई करेगा mg, बदले में सरफेस के द्वारा कितना आएगा फोर्स नॉर्मल। ये जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा एग्जैक्ट mg के बराबर होगा। अब आप इसको कैसे परिभाषित करो, कैसे डिफाइन करो, डिफाइन ऐसे करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन इज द फोर्स बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक perpendicular to surface, force exerted by the surface on the block normally, ऐसा आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। force exerted by the surface on the block perpendicular, और perpendicular देखने के लिए तुमको समझना पड़ेगा जो बॉडी का सरफेस है वो और जो प्लेन है जहां पर बॉडी रखी गई, इन दोनों प्लेन के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल। जैसे यहाँ पर सिंपल सा है कि जो नॉर्मल है, इस फिगर में देखो कि यहाँ पर जो n है इस सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, साथ में इस ब्लॉक का जो सरफेस है नीचे वाला इस कैविटी के परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल एक तरह से इसका फोर्स होता है सरफेस का बॉडी पर, वो भी कैसा होता है परपेंडिकुलर। तो इससे पहले बॉडी को फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, बॉडी सरफेस पर कितना फोर्स अप्लाई करेगी परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर फोर्स ही क्या निकल के आता है नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आ रही है? नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, एक तरह से सरफेस का बॉडी पर परपेंडिकुलर फोर्स। इससे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, बॉडी के द्वारा सरफेस पर परपेंडिकुलर फोर्स कितना अप्लाई हुआ। तो बॉडी ने यहाँ पर सरफेस पर परपेंडिकुलर फोर्स कितना अप्लाई किया mg, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल में।
अब जैसे मान लो हमारे पास ऐसा केस आया, बहुत बेसिक से आप इसको समझिए क्योंकि ये दो चैप्टर क्लियर करता है। दो चैप्टर में आप मान चलिए कि नॉर्मल रिलेशन की बात होगी, एक तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बेसिक बेसिक बातें यहाँ पर होंगी। बाकी जो कैलकुलेशन एक्चुअल में जो डिटेल कैलकुलेशन नॉर्मल को कैलकुलेशन तुम्हारे फिक्स, बट हम यहाँ पर सीख ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पर एक ब्लॉक हमने रखा, ठीक है, ब्लॉक है, मास इसका m, इसका जो रेट होगा वर्टिकल डाउनवर्ड दैट इज mg। अब इस mg का एक कंपोनेंट होगा सरफेस के परपेंडिकुलर, एक सरफेस के पैरेलल, ठीक है। कि जो mg है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं था, तो हम क्या करेंगे, mg का एक कंपोनेंट प्लेन के परपेंडिकुलर, दूसरा प्लेन के पैरेलल, और हमारा पर्पस क्या होगा, फोर्स व्हिच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सरफेस। जिस सरफेस पर बॉडी में रखा उस सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स क्या देगा आपको, नॉर्मल रिलेशन। इस थीटा का ये जो थीटा ये 90 बनाया होगा, ये 90 माइनस थीटा, फाइनली ये क्या बन जाएगा, थीटा। mg का कंपोनेंट बोलो mg cos थीटा। तो आप देखो यहाँ पर जो mg cos थीटा सरफेस के परपेंडिकुलर, ये क्या बन जाएगा आपका, नॉर्मल केस। नॉर्मल कितना है इस केस का, mg cos थीटा के इक्वल। अब ब्लॉक देखो यहाँ पे चाहे रुका हो चाहे चल रहा हो, यहाँ पर भी देखो ब्लॉक चाहे रुका हो चाहे चल रहा हो, बॉडी सरफेस पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, हमेशा mg। जो नॉर्मल होता है एक तरह से आप कह सकते हैं कि बॉडी या ब्लॉक के एक्सीलरेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर ब्लॉक रुका है, जैसे हम तुमसे पूछे कि नॉर्मल यहाँ पर mg है, बताओ ब्लॉक चल रहा है रुका है, तुम कह सकते हो ब्लॉक चल भी रहा हो, ब्लॉक रुका भी हो सकता है। क्या इसमें कोई चेंज आएगा, इसमें कोई चेंज, तुम इसको दौड़ाओ, दौड़ाने के बाद भी इसका जो नॉर्मल बनेगा mg के बराबर। ये ब्लॉक यहाँ पे रोको और चाहे इसको यहाँ छोड़ दो, फाइनली जो नॉर्मल निकल के आएगा mg cos थीटा के बराबर आएगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है जो नॉर्मल होता है वो मोशन पर डिपेंड नहीं करता, समझ में आ रही बात, नॉर्मल मोशन पर डिपेंड नहीं करेगा। ब्लॉक चल रहा हो चाहे ब्लॉक चल रहा हो, एक बार नॉर्मल mg cos थीटा है या mg है तो mg रहने वाला है, समझ में आ गया। तो बेसिक सी बात है समझने की, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन भी वो क्या होता है, एक तरह से सरफेस का बॉडी पर परपेंडिकुलर फोर्स, सरफेस का बॉडी पर परपेंडिकुलर फोर्स। तो इससे पहले हम क्या पूछेंगे, बॉडी सरफेस पर कितना परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो परपेंडिकुलर फोर्स ही क्या बन जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। अब इस पर देखो क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे मान लो कोई ब्लॉक है m मास का, इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया ऐसे, ठीक, ऐसे फोर्स अप्लाई किया, इस F का वैल्यू मान लो है 3 mg, ठीक है, F का वैल्यू क्या है 3 mg, ये एंगल थीटा दिया था क्वेश्चन में। तुमसे पूछा गया इस सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा जब बॉडी पर हमने फोर्स अप्लाई किया, है ना। यहाँ पर फोर्स हॉरिजॉन्टल अप्लाई करो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल कितना होगा mg के इक्वल, बट यहाँ पर फोर्स हमने कैसे अप्लाई किया, मेकिंग सम एंगल थीटा। अच्छा ये बताओ इस 3 mg है, F का कंपोनेंट साइड क्या आएगा, F cos थीटा। एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल आएगा जिसका हमारे पास अभी कोई खास मतलब नहीं है, अगर एक्सीलरेशन की बात पूछेगा तो एक्सीलरेशन बता सकते हो एक्सीलरेशन कितना आएगा, ठीक है। चलो मान लो यहाँ पर ये F cos थीटा है और ये जो F है तुम्हारा कितना है 3 mg के इक्वल, इधर क्या बन जाएगा F sin थीटा। चलो बताओ क्या mg नीचे लग रहा होगा, बताओ नॉर्मल कितना आएगा, बॉडी सबसे पहले क्या करेगी, सरफेस को दबाएगी, बदले में सरफेस क्या देगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो पहले तुमको बॉडी के पास चल के पूछना पड़ेगा बॉडी सरफेस पर कितना फोर्स परपेंडिकुलर अप्लाई कर रही है। तो यहां से देखने पर ये पता चल रहा है जो mg है वो परपेंडिकुलर है और इसकी हेल्प कौन कर रहा है, F cos थीटा। तो फाइनली सरफेस को दबाने वाला टोटल फोर्स कितना है, mg प्लस F cos थीटा। ये दोनों मिलकर क्या देंगे, नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आ रही है बात। तो नॉर्मल कितना है यहाँ पर बोलो
एम जी प्लस एफ कॉस थीटा। अब यहीं पर मान लो ऐसा कुछ होता कि फोर्स हमने ब्लॉक पर ऐसे अप्लाई, मेकिंग सम एंगल थीटा, ठीक। मास से अच्छा बताओ इसका कंपोनेंट क्या बनेगा, एफ कॉस थीटा, ऐसे क्या बन जाएगा, एफ साइन थीटा, एम जी नीचे। बोलो नॉर्मल कितना आएगा इस बार, बोलो बोलो नॉर्मल कितना आएगा। ब्लॉक जमीन पे चल रहा, जमीन पे चलने का मतलब कि एम जी अभी भी साइन थीटा से ज्यादा है, ठीक है। तो ये बताओ कि जो नॉर्मल आएगा कितना आएगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। बेसिक बेसिक बातें, चुटकुला टाइप का नहीं होता, ठीक है। एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। ये बेसिक बेसिक बातें। तो कुल मिला के इन सभी केसेस में ये पता चला कि जो नॉर्मल होता है वो सरफेस का बॉडी पर लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स होता है। तो इससे पहले तुमको क्या पूछना पड़ेगा, बॉडी से, बॉडी सरफेस पर कितना परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रही है, ठीक है। तो बॉडी का सरफेस पर परपेंडिकुलर फोर्स कितना था यहाँ पर, जैसे देखो mg था, यहाँ पर mg cos थीटा, यहाँ पर क्या बन रहा f cos थीटा प्लस mg। यहाँ पर क्या बना देखो, दबाने वाला फोर्स कितना है mg और उठाने वाला फोर्स कितना है f sin थीटा। तो टोटल दबाने वाला फोर्स कितना बना, mg माइनस f sin थीटा। हिंदी में आप इसको समझे तो जिससे बॉडी सरफेस को दबाती, जिस जिस फोर्स से बॉडी सरफेस को दबाएगी वही किसके बराबर आता है, नॉर्मल रिएक्शन। चलो इस पर कुछ मॉनिटर कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा है, ब्लॉक मास इन, एक फोर्स ऐसे अप्लाई किया गया F1, एक फोर्स ऐसे अप्लाई किया गया F2, ये एंगल है, इसको आप मान लो थीटा और ये एंगल मान लो हमारे पास, अच्छा इसको थीटा और इसको थीटा 2 मान लो, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा कि एक्सीलरेशन कितना होगा पहला, फिर पूछा कि सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। क्वेश्चन आया समझे, एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक पर ऐसे फोर्स अप्लाई किया F1, ऐसे फोर्स अप्लाई किया F2, ठीक है। इस ब्लॉक का नेट एक्सीलरेशन क्या होगा, इस ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। स्क्रीन को पॉज कर लो, 1 मिनट के अंदर आप इसका आंसर बताओ। चलो आप आंसर मैच करवाना। सबसे पहले देखो इस F2 का ये कंपोनेंट कितना आएगा, F2 cos थीटा 2। वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें क्या बनेगा, F2 sin थीटा 2। समझ जाना यहाँ पे F2 sin थीटा 2। ऐसे आप देखो इस F1 का ये कंपोनेंट कितना आएगा, F1 cos थीटा 1। वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, बोलो बोलो, F1 sin थीटा 1। चलो देखो बॉडी से हम बात करें, बॉडी का वेट क्या लग रहा है नीचे, mg, और ओवरऑल जो नॉर्मल है वो हमने मान लिया m, ठीक है। तो बताओ नॉर्मल का मतलब क्या था, जिससे बॉडी सरफेस को दबाती है वो क्या बन जाता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो तुम ये बताओ mg सरफेस को दबाना चाहता है, f1 sin थीटा 1 सरफेस को दबाना चाहता है, जबकि f2 sin थीटा 2 सरफेस से उठाना चाहता है। तो दबाने वाला कुल फोर्स कितना है, mg प्लस f1 sin थीटा 1। उठाने वाला फोर्स कितना है, f2 sin थीटा 2। तो नेट दबाने वाला फोर्स क्या बन गया, mg प्लस f1 sin थीटा 1 माइनस f2 sin थीटा 2। ये किसके बराबर हो जाएगा, नॉर्मल के। तो सिंपल सा नॉर्मल का एंगल क्या आएगा, mg प्लस f1 sin थीटा 1
माइनस F2 sin थीटा 2। समझ में आ गया बात? ये आ गया नॉर्मल। अब एक्सीलरेशन निकालना, तो एक्सीलरेशन बराबर क्या लिखोगे? नेट फोर्स जो चलाना चाहता है वाई टोटल मास। चलाने वाला फोर्स कितना देगा? F1 cos थीटा 1 प्लस F2 cos थीटा 2, ये दोनों मिलकर ब्लॉक को चलाना चाहते हैं। तो फाइनली नेट एक्सीलरेशन जो बनेगा, एक्सीलरेशन जो आएगा वो आएगा F1 cos थीटा 1 प्लस F2 cos थीटा 2 और बाई में मास। अब ऐसे कितने भी न्यूमेरिकल यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल का कोई यहाँ पर मान के चलिए कोई लिमिटेशन नहीं, आप चाहो तो खुद घर में बैठे बैठे न्यूमेरिकल बना सकते हो, ठीक है। इतना भी बड़ा टफ चैलेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पर ये वाला फोर्स क्या खींच रहा है, ये वाला फोर्स क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है। जैसे मान लो हमारे पास ऐसा केस आया, ऐसे फोर्स अप्लाई किया F, ऐसे फोर्स अप्लाई किया 2F, ठीक है। और तुमसे पूछा जाएगा बताओ एक्सीलरेशन कितना होगा, नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। टाइम पास करने देगा समझो चीज को, इसमें कुछ भी दम नहीं है। कुछ थीटा मान लो यहाँ पे ऐसे, ये थीटा है, ठीक है। ऐसे इसको मान लो ये थीटा डैश है, इसको थीटा नॉट मान लो ऐसे। तो करना क्या है तुमको, F का कंपोनेंट नीचे आया, F sin थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा बोलो, F cos थीटा। इस 2F का कंपोनेंट क्या बन जाएगा इस साइड, 2F cos थीटा नॉट, और वर्टिकल क्या बन जाएगा बोलो, 2F sin थीटा नॉट। नॉर्मल पूछेगा, नॉर्मल निकालो। नेट दबाने वाला फोर्स कितना बन रहा है देखो, mg पहले सरफेस पे दबा रहा था, 2F sin थीटा नॉट प्लस F sin थीटा नॉट प्लस mg। ये टोटल फोर्स क्या चाहता है, सरफेस को दबाना चाहता है। और किस तरीके से दबाना चाहता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो सरफेस को परपेंडिकुलर फोर्स दबाने वाले जो बनते हैं उनको क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल कितना है बच्चों, ये आएगा F sin थीटा प्लस 2F sin थीटा नॉट प्लस mg, ठीक है। एक्सीलरेशन कितना आएगा, तो एक्सीलरेशन के लिए देखो जैसे ये हमारे पास थीटा नॉट है, थीटा, अब इनमें से एक छोटा बड़ा हो सकता है अकॉर्डिंग टू गिवन दिस थीटा, ठीक। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो डाटा बन रहा है 2F cos थीटा नॉट इस cos थीटा से ज्यादा है, तो नेट एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल में ऐसे आएगा। एक्सीलरेशन बराबर क्या लिखोगे, 2F cos थीटा नॉट माइनस F cos थीटा, और बाई क्या लिखे, टोटल मास। टोटल मास क्या बन रहा है, तो ऐसे टाइम पास हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें कोई खास टफ कैलकुलेशन नहीं था। ये सब एक बार आप नोट कर लो अच्छे से, कहीं पर डाउट हो तो आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए नॉर्मल पर थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि नॉर्मल एक बार हम लोग अच्छे से सीख लेते हैं, और आने वाला चैप्टर जो हमारा फ्रिक्शन है वहां पर दोबारा हमको नॉर्मल के लिए मेहनत नहीं करना है। तरीका आप सीखते जाओ कैलकुलेशन। अब यहाँ पर हम रट के नहीं बैठे कि परफेक्ट एक नंबर लेंगे, बस तरीका आपको बता रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और आप उनका कैसे कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। तो जैसे मान लो हमारे पास एक वर्टिकल वॉल है, ऐसे क्वेश्चन तुमको रोटेशन में जाके मिलेंगे, वहां पर भी नॉर्मल रिएक्शन की बात होगी। ऐसे तो जैसे मान लो हमारे पास एक वर्टिकल वाली हॉरिजॉन्टल सरफेस, और इनके बीच में एक सीढ़ी रखी है, ऐसे एक सीढ़ी है, ये लेडर है, ये एक लेडर है, एक रॉड मान सकते हैं इसको, चलो रॉड मान लेते हैं ये।
ठीक है। अच्छा, ये जो रॉड है यहाँ पर ऐसे टिकी हुई है, ये मान लो एंड ए है एंड बी है। तुमसे पूछा जाए कि एंड ए और एंड बी का नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, तो जिस सरफेस पर बॉडी टिकी हुई है उस सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स बनता है उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। जिस सरफेस पर बॉडी टिकी हुई है उस सरफेस के परपेंडिकुलर जो भी फोर्स बनता है उसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में नॉर्मल रिएक्शन। तो चलो इसका कुछ मास मान लो, जैसे हमारे पास यूनिफॉर्म लेडर यूनिफॉर्म्स एक तरह से रॉड है, तो जिसका टोटल मास होगा वो ठीक सेंटर से पास होगा ऐसे। अभी तुम सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन की बात करना, अब यहाँ पर टॉर्क वगैरह सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद तब तुम नॉर्मल की बात कर पाओगे। इस तरीका आपको बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर जो वेट टोटल पास हुआ सेंटर से क्या बन गया, mg मास अगर m है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ठीक सेंटर पे होगा। जो नॉर्मल होगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, जिस सरफेस पर बॉडी होगी उस सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो नॉर्मल बनेगा इस केस को सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे आएगा, ये ma होगा। यहाँ पर बॉडी रखी है, देखो जो संपर्क वाला सरफेस है, कांटेक्ट वाला सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये बन जाएगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन। अब आगे चल के क्वेश्चन तुमको रोटेशन मिलेगा कि ये जो सीढ़ी है ऐसे यहाँ पर मैं रखा हूँ, सीढ़ी यहाँ पे रुकी हुई है, बट आप प्रैक्टिकली सोचो कि अगर यहाँ पे सरफेस स्मूथ होगा तो ये सीढ़ी यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मल इसको बैलेंस करने वाला एनर्जी पूरी तरह से कैपेबल नहीं होगा, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स भी यहाँ पे आएगा, कुल मिला के इस एनडी को बैलेंस करने वाला यहाँ पर भी कोई नहीं दिख रहा, ठीक है। तो कुल मिला के तुमको अभी सिर्फ ये समझना है फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से जो नॉर्मल होता है, जिस सरफेस पर बॉडी टिकी है उस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। अब आप ये कहें कि पहले से आपको फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पता है, तो आप समझने के लिए थोड़ा समझ लो। यहाँ पर ये एंड क्या होगा, राइट हैंड साइड मूव करना चाहेगा, फ्रिक्शन फोर्स का लिख जाएगा लेफ्ट हैंड साइड म्यू इनटू एन। ये नीचे आना चाहेगा, फ्रिक्शन फोर्स कहां लग जाएगा, ऊपर, क्या बनेगा बोलो, म्यू इनटू। अब देखो यहाँ पर सभी फोर्स के अपोजिट यहाँ पर फोर्स दिख रहे हैं, म्यू एन ए की अपोजिट क्या दिख रहा है, एन बी। म्यू इनटू और एन ए मिलकर क्या करेंगे, म्यू बैलेंस करेंगे। समझ रहे हो आप? अगर हम फ्रिक्शन फोर्स कंसीडर ना करें तो फ्रिक्शन फोर्स कंसीडर ना करने पर एन बी को बैलेंस करने वाला कोई यहाँ पर नहीं दिख रहा, ठीक है। तुम जैसे फ्रिक्शन फोर्स मानो कि ये क्या होगा, राइट हैंड साइड मूव करना चाहेगा, फ्रिक्शन फोर्स कहां लग जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। ये वाला नीचे आना चाहेगा, फ्रिक्शन फोर्स कहां लग जाएगा, ऊपर। तो कुल मिला के यहाँ पर देखो कि हर एक फोर्स का अपोजिट दूसरा फोर्स दिख रहा है। तो अब ये बताओ तुमसे पूछा जाए एन ए और एन बी का वैल्यू कितना होगा, तुम आगे चल के इसको कैलकुलेट कर सकते हो। बस क्या तरीका होगा, तुमको यहाँ पर नेट ऑफ जीरो करना पड़ेगा, तुमको नेट फोर्स भी यहाँ पर जीरो करना पड़ेगा। तो आगे चल के हम सेम क्वेश्चन तुमको रोटेशन में करवाएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन ना ये आगे चल के तुमको मिलेगा, बट अभी इसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर रोटेशन का सारा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है तुमको। इस तरीका से वो नॉर्मल होता है क्या। अब जैसे मान लो हमारे पास फिर से जो ये सरफेस था वर्टिकल वाल ऐसे, और सीढ़ी जो हमारे पास थी क्या, जो एक रॉड है वो रॉड ऐसे, ठीक है। अब ये भी एक तरह से रोटेशन का क्वेश्चन है, बस तुमको यहाँ पर देखना है कि नॉर्मल रिएक्शन की जो डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे, ठीक है। ये एंड ए मान लो, ये एंड बी। तो चलिए बताइए सेंटर से सेंटर ऑफ मास जो यहाँ पर हमारे पास बनेगा, कहीं भी बन रहा होगा तो उसमें जो वेट होगा लेडर का वो mg ऐसे पास होगा। नॉर्मल क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे बन जाएगा नॉर्मल, ये बन जाएगा na। अब यहाँ पर थोड़ा दिक्कत आएगी, इस केस में तुम समझो कि जो नॉर्मल होगा पहले वाले बिल्कुल जैसा है उसके जैसा नहीं। जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर,
जो कॉन्टैक्ट सरफेस है ये वाला है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा एमबी। थोड़ा सा अंतर है, जैसे यहाँ पे रॉड एंड यहाँ पर फिनिश इसका, बट यहाँ पर एंड इसका फिनिश नहीं हुआ है। जो नॉर्मल रिएक्शन होता है तेरे सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस हमारे पास यहाँ पर दिख रहा था, लेकिन सरफेस यहाँ पर देखो खत्म, सरफेस है यहाँ पे खत्म, लेकिन रॉड या लेड अगर यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेगी, इस एंड को दबाना चाहेगी, और अगर बॉडी सरफेस को प्रेस कर रही है, मतलब बॉडी सरफेस को दबा रही है, मतलब क्या बन रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसे कुछ केस तुमको मिल जाएंगे आगे चल के। तो कुल मिला के नॉर्मल रिएक्शन का जो कैलकुलेशन है तुम लोग कैसे करोगे, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या है, सरफेस बॉडी पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा परपेंडिकुलर, बदले में बॉडी सरफेस पर फोर्स अप्लाई करेगी, वो मिलकर क्या बन जाते हैं फाइनली, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो आप इसमें एक मिनट छापो जल्दी से। ठीक है, इसको छाप लिया होगा। चलिए क्वेश्चन आपको दे रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन पर ही बेस है। जिस सवाल में ऐसा कोई सरफेस है, ऐसा एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, ऐसा एक सॉलिड या आलू जो भी है स्फीयर मान लेते हैं, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे स्फीयर, ठीक है। ये एंगल जो यहाँ पे बन रहा है, ये वाला एंगल 37 डिग्री, ये एंगल भी कितना है, 37 डिग्री, ऐसे दिख रहे हैं। तुमको ये बताना है, ये मान लो कांटेक्ट पॉइंट ए, संपर्क वाला पॉइंट ए, संपर्क वाला पॉइंट बी, तो ए और बी का नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा तुमको ये बताना है। फिगर पहले आप समझो, फिगर कैसा है, जैसे मान लो हमारे पास ये सरफेस ऐसे, ऐसे सरफेस है, और इमेजिन करो कि यहाँ पर आपने एक बॉल रख दी, एक बॉल, ठीक, प्लास्टिक है जो भी आपके पास, रबड़ की बॉल ऐसे ऐसे रख दी, तो जो बॉल होगी इस सरफेस पर फोर्स अप्लाई करेगी, इस पर भी फोर्स अप्लाई करेगी, तो फाइनली होगा क्या है कि इस सरफेस का भी नॉर्मल आएगा, इस सरफेस का भी नॉर्मल आएगा, क्योंकि बॉडी सरफेस पर फोर्स अप्लाई कर रही है। अगर बॉडी सरफेस पर फोर्स अप्लाई की है, तो बदले में सरफेस भी क्या करेगा, बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेगा, और हमें कुल मिला के उस फोर्स की बात करनी है जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और जो परपेंडिकुलर होता है एक तरह से हम कह सकते हैं दोनों सरफेस का होता है, बॉडी का भी सरफेस होना चाहिए परपेंडिकुलर, और जिस सरफेस पर बॉडी रखी है उस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो आप इसको एक मिनट में सॉल्व करें, ट्राई करें, देखो आंसर क्या आता है आपका, ठीक है। तो आपने इसको कोशिश की होगी। सबसे पहले देखो ये सिस्टम क्या चल रहा है, रुका हुआ है, सिस्टम भी रुका हुआ है, मतलब कि आपको क्या करना है, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। अगर सिस्टम में एक्सीलरेशन नहीं, बॉडी में एक्सीलरेशन नहीं, मतलब टोटल फोर्स कितना होगा फाइनली 0। अच्छा, जो mg होगा वो कहां से पास होगा, ठीक सेंटर से, समझ लो कैसे क्या पास होगा, ठीक सेंटर से mg, ये क्या हो गया mg, जो नॉर्मल होगा उस सरफेस के परपेंडिकुलर, और सरफेस का परपेंडिकुलर देखना है यहाँ पे, सरफेस का परपेंडिकुलर जो बनेगा वो ये वाला सरफेस भी होना चाहिए, और इस गोले के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो एक गोले का जो परपेंडिकुलर होता है कहां पास होता है, ठीक उसके सेंटर से, समझ आएगा। तो अब ये बताओ इस सरफेस का परपेंडिकुलर क्या ऐसे बना होगा, और इस सरफेस का परपेंडिकुलर ऐसे बना, समझ में आ रही बात, ठीक, इसको हम कहेंगे
नॉर्मल ऑफ सरफेस ए, इसको हम कहेंगे नॉर्मल ऑफ सरफेस बी। ठीक है, ये एग्जैक्ट कितना होगा 90 डिग्री। आप देखो ये वाला ट्रायंगल देखो, इस 37 से 93 कितना बन जाएगा बोलो, 53 डिग्री। बायोलॉजी वाले देखो, ये ट्रायंगल कैसा 180 वाला होगा। अच्छा जी, ये जो टेंजेंट है हमेशा रेडियस का परपेंडिकुलर होता है, तो फाइव 37 से 90 भी कितना हो जाएगा 53। ठीक, आप इधर भी दे दो, ये 90 होगा, ये कितना हो जाएगा 53 डिग्री। वापस समझो सिस्टम क्या है यहाँ पे रुका हुआ, मतलब इस एनर्जी को बैलेंस करने वाला कोई भी फोर्स यहाँ पर होगा। ठीक है, तो थोड़ा फिगर यहाँ पे देख लो, जैसे हमारे पास ये फिगर बनना इस पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है, यहाँ पर कहीं एन ए है, इधर कहीं एन बी है। ठीक है, और ये वेट है एम जी। ठीक, आप ऐसे देखो इसको, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा सकते हैं इसको। ये एंगल कितना होगा 53, ये कितना होगा 53। ठीक है, ये एंगल बन जाएगा 53 डिग्री, ये भी कितना होगा 53 डिग्री। इस ए का जो कंपोनेंट आएगा इधर क्या बन जाएगा एन ए साइन 53, और वर्टिकल क्या बन जाएगा बोलो एन ए कॉस 53। ऐसे एन बी का कंपोनेंट आप करो, क्या बनेगा एन बी साइन 53, वर्टिकल क्या आएगा बोलो एन बी कॉस 53 डिग्री। तो देखो नेट फोर्स क्या करना है तुमको, जीरो, हॉरिजॉन्टल का हॉरिजॉन्टल से खत्म होगा, वर्टिकल का वर्टिकल से, क्योंकि एक्सीलरेशन तो है नहीं यहाँ पे। वर्टिकल में लगने वाला टोटल फोर्स कितना है Na cos 53 प्लस Nb cos 53। वो क्या करेंगे mg को बैलेंस करेंगे। दो कहानी यहाँ पर बनेंगी, पहली कहानी आप लिखोगे Nb sin 53 बराबर किसके लिखे बोलो Na sin 53। तो फाइनली आप देखो यहाँ से तुमको मिलेगा जो Na है वो Nb के बराबर है, पहली कहानी। दूसरी कहानी क्या लिखोगे Na cos 53 प्लस Nb cos 53 बराबर किसके आएगा बोलो mg के। और तुम यहाँ देख रहे हो कि Na बराबर क्या है Nb, तो आप इसको 2 टाइम्स ऑफ Na लिखो चाहे 2 टाइम्स ऑफ Nb लिखो, तो 2 टाइम्स ऑफ Na बराबर किसके हो गया mg के। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ Na, और यहाँ पर cos 53 भी आएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ Na cos 53। cos 53 का वैल्यू क्या होता है देखो यहाँ पर, जिन बच्चों को नहीं पता देखिए यहाँ पे, ये 53 डिग्री हो गया। ठीक है, 4 होगा, ये 3 होगा, ये 5 होगा। तो cos 53 क्या होता है 3/5 है। चलो डाटा रखते हैं यहाँ पे, 2 टाइम्स Na cos 53 क्या मिला बोलो 3/5 इक्वल टू mg। तो Na बराबर क्या मिला 5 mg, 5 mg by 6। सेम आंसर Nb क्या है, क्योंकि Na बराबर क्या मिला था Nb, तो ये भी कितना आएगा 5 mg by 6। तो आप इसको अच्छे से समझो और देखो इसमें कहीं पर आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट करके बताओ। ठीक है, छाप लिया इसको। चलिए इस पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। चलिए इसे मान लो एक स्फीयर है। ठीक है, ये स्फीयर है,
ऐसे रखा है, ठीक है। ऐसे हमारे पास दो टेबल है, टेबल के बीच में आपने इसको फंसा दिया ऐसे, ठीक है। ऐसे हमने स्फीयर को रखा, और जो गैप है टेबल के बीच में 6 मीटर का गैप है। एक स्फीयर है, मास इसका n मान लो, डाटा बाद में कर सकते हैं कुछ भी मान करके, ठीक है। ये वाला पॉइंट है संपर्क वाला, ये पॉइंट ने मान लिया A, ये वाला पॉइंट है कांटेक्ट वाला B। क्वेश्चन यहाँ पर फिर से बना, पॉइंट A का नॉर्मल कितना होगा, पॉइंट B का कितना होगा, क्योंकि जो संपर्क वाला पॉइंट है वो A और B वाला है, ठीक है। इस पॉइंट पर क्या करेगा, स्फीयर इस सरफेस को दबाएगा, इस पॉइंट पर स्फीयर इसको, ठीक है। चलो रेडियस हम मान लेते हैं, रेडियस यहाँ पर जो स्फीयर का है वो 5 मीटर, स्फीयर का रेडियस कितना है, 5 मीटर है, ठीक है। और ठीक सेंटर से ये लाइन पास होगी, मतलब इधर 3 मीटर होगा और इधर भी 3 मीटर है। तो समय तुम्हारे पास कुल मिला के 2 मिनट का है। स्क्रीन पॉज करके आप इसको 2 मिनट में सॉल्व करके बताएं आंसर क्या है, ठीक है। चलो आपने सॉल्व कर लिया होगा, देखो यहाँ पे ये 3 है, तो ये भी कितना आएगा, बोलो 3 आएगा। ये कितना, 5, अच्छा ये कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। ट्रायंगल देखो, ये 5 है, 3 है, तो कितना बन जाएगा, 4। इस सरफेस को नॉर्मल ऐसे बना होगा, एन ए मान लेते हैं, ऐसे साइड की फिगर बना होगा, देखो, ठीक है। इधर भी 3 होगा, ये 4 होगा, ये कितना बनेगा, 5। ऐसे क्या बन जाएगा, बोलो, एन बी। फिर से आप देखो, ये जो पॉइंट है इधर कहीं मान लो एन बी जा रहा होगा और इधर कहीं एन एक डायरेक्शन होगी ऐसे। फाइनली सिस्टम कैसा इक्विलिब्रियम में, मतलब नेट फोर्स कितना बन रहा है, 0। अच्छा बताओ, ये 3 4 ये कितना हो जाएगा, 37, ये 90, ये कितना होगा, 53, बोलो ये कितना होगा, 53, ये भी कितना आएगा, 53 डिग्री। सेम फिर से कहानी रिपीट हो रही है, देखो इन ए का कंपोनेंट क्या बना, इन ए sin 53, इधर क्या बना, इन ए cos 53। और तुम यहाँ पर फिर से देखो कि जो इन ए होगा इन बी के बराबर होगा, सेम तरीका यहाँ पर देखो, क्या क्या थोड़ा फिगर हमने चेंज किया। यहाँ पर भी तुम देखोगे जो इन ए होगा इन बी के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो इन ए का कंपोनेंट जो आएगा ये वाला इन ए sin 53, इन बी का ही कंपोनेंट क्या बनेगा, इन ए इन बी sin 53, तो इन ए बराबर क्या बनेगा, इन बी। वर्टिकल क्या मिलेगा तुमको, 2 टाइम्स ऑफ इन ए, क्या मिलेगा बोलो, 2 टाइम्स ऑफ इन ए cos 53 बराबर mg, मतलब सेम कांसेप्ट था एक तरह से। बस क्या है कि यहाँ पर तुमको डाटा दे दिया जाए, मास मान लो कुछ हमको दिया है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ा कि 53 या 37 कैसे है, इससे पहले हमने क्या किया, पहले तुमको 53 37 दे दिया, ठीक। तो इसको भी आप नोट कर लो, आंसर इसका सेम आएगा जैसा पहले आंसर आया था, बस फिगर में थोड़ा चेंज था। चलिए नॉर्मल पर बेसिक कौन न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो जैसे मान लें कि वॉल है ऐसे, ठीक है, और ऐसे यहाँ पर एक स्फीयर, ऐसे स्फीयर, ठीक है। अब चूंकि स्फीयर नीचे आना चाहे, ये सरफेस कैसा भी, जो भी सरफेस हम मान चलिए कैसे होंगे, सब स्मूथ होंगे, ठीक है। फिर तो स्फीयर नीचे आ रहा होगा, इसको हमने क्या किया, ठीक रस्सी से बांध दिया, ठीक है। जो रस्सी थी वो ठीक पास हो रही थी इसके सेंटर से, ऐसे, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, रस्सी से इस स्फीयर को ऐसे बांध दिया, ये ऐसे फिगर। तो क्वेश्चन ये बना कि जो ये रस्सी है, स्ट्रिंग है,
इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना आएगा, ठीक है। और ये जो सरफेस जहां पर इस स्फीयर सरफेस को दबा रहा है, इस सरफेस का नॉर्मल कितना आएगा, ठीक है। तो सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन तुमको बताना है, और साथ में इस रस्सी में कितना टेंशन आएगा। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि हमको ये पहले से पता है सिस्टम कैसा रुका हुआ है। इसका जो वेट होगा स्फीयर का वो नीचे से पास होगा mg, ठीक है। ये लेंथ मान लो l है, ये भी मान लो l है, ठीक है। इसको मान लेते हैं लेंथ, तो जो रेडियस है इस स्फीयर का वो मान लेते हैं l, ठीक है। ये l क्या है, लेंथ ऑफ थ्रेड। ये l क्या है, लेंथ और रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो जो मास होगा, जो वेट होगा, ठीक सेंटर से पास होगा ऐसे। नॉर्मल क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, और हमेशा कहां से पास होगा, ठीक सेंटर से। एक स्फीयर का, एक गोले का नॉर्मल कहां से पास होता है, ठीक सेंटर से ऐसे पास होगा ये, ठीक है। ये बन गया नॉर्मल। अच्छा देखो, ये थीटा मान लेते हैं, ये थीटा है क्वेश्चन में गिवन, या थीटा नहीं भी दिया तब भी हम ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से निकाल सकते हैं। देखना है सारे टिल किसका, रस्सी का। अगर रस्सी हटा दें तो ब्लॉक क्या होगा, इसके एरिया को नीचे गिर जाएगा। तो तुम ये बताओ कि जो ये वाली लेंथ होगी, ये वाली डायमेंशन होगी, ठीक लेंथ के बराबर। रेडियस है वो, ठीक क्या है, ये थीटा है, तो ये कितना बन गया बोलो, थीटा। यहाँ टेंशन टी आएगा, इस टी का कंपोनेंट क्या बनेगा, टी cos थीटा, और एक कंपोनेंट क्या बन जाएगा यहाँ पे, टी sin थीटा। ऐसे यहाँ से मान लेते हैं टी sin थीटा, ठीक है। चाहे तो आप इसको यहाँ पर बनाओ ऐसे, ये थीटा होगा, ये बन जाएगा टी cos थीटा, इधर क्या बनेगा, टी sin थीटा। तो देखो सिस्टम अगर रुका है तो भाई फोर्स का अपोजिट फोर्स गारंटी तुमको दिखना ही दिखना है। अपोजिट दिखेगा, सिस्टम रुका, तुम उनको बराबर कर लो। देखो mg नीचे लगा था, नॉर्मल हॉरिजॉन्टल, इस नॉर्मल के उल्टा क्या दिख रहा है, t sin थीटा। mg को बैलेंस कौन किया हुआ है यहाँ पे, t cos थीटा। तो दो कहानियां आप लिखना तुमको, t cos थीटा बराबर mg, एक कहानी क्या लिखना इसको, t sin थीटा बराबर नॉर्मल। अब तुमको अगर टेंशन ढूंढना है तो टेंशन के लिए क्या करोगे, थीटा मान लो क्वेश्चन में नहीं मिल था, थीटा गायब कर दो। तो पहले इक्वेशन को स्क्वायर करो, दूसरी इक्वेशन से ऐड कर लो स्क्वायर करके, क्या मिल जाएगा देखो, t स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस t स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा 1, ठीक है। तो फाइनली क्या मिलेगा तुमको, t स्क्वायर बराबर mg का होल स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पे नॉर्मल भी हमको कैलकुलेट करना था, लेकिन नॉर्मल यहाँ पर टेंशन में आ रहा है। टेंशन बराबर क्या मिला, अंडर रूट mg होल स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। चलो नॉर्मल कैलकुलेट कर लो। इस बार क्या करो तुम, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर लो। क्या मिल जाएगा तुमको देखो, t sin थीटा बाय t cos थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा। t से t खत्म होगा, तो tan थीटा बराबर क्या मिला, n बाय mg। तो n इक्वल टू क्या मिला बोलो, mg tan थीटा मिलेगा, mg tan थीटा। अब थीटा क्वेश्चन में नहीं दिया था, बट वो फिगर देखो तुम, उस फिगर में ऐसा कुछ तुमको दिख रहा है, ये थीटा है, ये क्या है, थीटा। ये वाली पूरी डायमेंशन कितना है, 2l, और ये वाली डायमेंशन कितना l है, ठीक है। अच्छा ये जो साइड है, ये वाली क्या बनेगी, 4l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर अंडर रूट बनेगा, समझ में आएगा। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हमारे पास बेस आ जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा होता है, ये हमें क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो देखो यहाँ पे डाटा इनटू tan थीटा का, तो n इक्वल टू क्या मिला, mg tan थीटा बराबर क्या लिखोगे, l बाय अंडर रूट 4l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर।
और इसको सिंप्लीफाई करो, एल स्क्वायर बाहर आएगा तो एल ऊपर नीचे कैंसिल हो, ठीक है। तो क्या बनेगा mg 4 माइनस 1 मतलब 3 बन जाएगा अंडर रूट 3 mg बाय रूट 3। अब इस mg बाय रूट 3 को यहां पे रखो तो टेन से निकल आएगा। तो ऐसे टाइम पास वाले न्यूमेरिकल कह सकते हैं। बस क्या है कि तुमको नॉर्मल के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया, बाकी आगे चल के तुम जब फ्रिक्शन पढ़ोगे तो कंप्लीट फ्रिक्शन बेस होगा नॉर्मल रिएक्शन पे। तो वहां पर अच्छा यहाँ पर तुम सीखो चाहे ना सीखो, लेकिन तुम जब आगे चलोगे फ्रिक्शन पढ़ने तुमको गारंटीड सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना नॉर्मल रिएक्शन के फ्रिक्शन कोर्स पूरी तरह से पूरा समझ में आ जाएगा। तो एक बार आप इसको अच्छे से समझ लो, बाकी इस पर वैरायटी न्यूमेरिकल के भी कम से कम 3-4 क्लास भी चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जो भी टॉपिक इनमें जो भी हमने क्वेश्चन करवाए हैं, जिन क्वेश्चन में थोड़ा सा भी आपको डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना कि सर हमको यहाँ पे डाउट है। लाइव क्लास जो बच्चे अटेंड करके बैठे हैं उन बच्चों को भी कहीं पर डाउट अगर आ रही है